बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस के तहत आज हमारा टॉपिक है अपनी मदद आप। अपनी मदद आप के मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ बेहैसियत नाइब मुंशी किया। अपनी काबिलियत की वजह से वो जज के ओहदे तक पहुंच गए। वो इंग्लिस्तान गए और वहाँ की यूनिवर्सिटियों के निज़ाम तालीम का मुशाहिदा किया, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। इन यूनिवर्सिटियों के निज़ाम तालीम का मुशाहिदा किया। वो जंगे आज़ादी 1857 के बाद एक अजीम इस्लाहकार और रहबर के तौर पर नुमाया हुए। सर सैयद ने अपनी पेंशन को अलीगढ़ कॉलेज की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया। 1888 में उन्हें सर का खिताब भी मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप जुज़्व की या नसर पारे की तशरीह करें तो आप सर सैयद अहमद खान का ये तारुफ भी उसमें तहरीर कर सकते हैं। अब आते हैं हम सबक की तरफ। सबक का नाम है अपनी मदद आप। ये सबक मकालाते सर सैयद जिल्द पंजम से लिया गया है। सिंस के एतबार से ये सबक मकाला यानी एक तहकीकी मजमून है। अपनी मदद आप, सादा लफ्जों में अगर हम बात करें तो अपनी मदद आप जो सर सैयद ने इस सबक को उन्वान दिया, वो इस पूरे सबक में हमें मेहनत की तलकीन कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में हमें बताया एक मकूले के जरिए कि खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। अपनी मदद आपकी एक शख्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। कोई भी शख्स अपनी मदद आप करेगा, मेहनत करेगा, तो नतीजा ये होगा वो सच्ची तरक्की कर जाएगा। बहुत से लोग अगर अपनी मदद आपको अपनाएंगे, मेहनत करेंगे, तो वो बहुत से लोग तरक्की कर जाएंगे। अगर अपनी मदद आपके असूल को अहमियत ना दी जाए तो इसके नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम अपनी मदद आप या मेहनत के असूल को नहीं अपनाएंगे तो फिर हमारी लर्निंग यानी सीखने का अमल रुक जाएगा। हम मुख्तलिफ बातों को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम सीख ही नहीं पाएंगे और हम अपनी ज़ात में अधूरे रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अपनी मदद आप अगर हम करते हैं, अपना काम हम खुद करते हैं, तो हम में गैरत पैदा होती है, हम में एक अना और एक खुददारी आती है, और जिसमें कुव्वत है और इंसान फिर दूसरों का मुकाबला करता है और उसमें अपनी जिंदगी में भी वो एतमाद हासिल करता है। और अगर हम अपनी मदद आप के तहत जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर हम अपनी गैरत यानी कुव्वत को ही खो देते हैं और इसके साथ साथ हमारी इज्जत में भी फर्क आ जाता है। तो अब हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आजमूदा मकूला है। आजमूदा, आजमाया हुआ, मकूला, कहावत। इस छोटे से फिक्र में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तुजर्बा जमा है। ये एक ऐसी बात है जिसको बार बार आजमाया गया और बार बार यही पता लगा कि अल्लाह ने उन्हीं की मदद की
जिन्होंने अपनी मदद खुद की, और जिन्होंने अपनी मदद खुद नहीं की, जिन्होंने अपने काम खुद नहीं किए, उनके काम अल्लाह ने भी नहीं किए। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अगर एक शख्स में ये एहसास पैदा हो जाए कि मैंने अपनी मदद खुद करनी है, मैंने अपने काम खुद करने हैं, तो वो शख्स तरक्की कर जाता है। और जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। अगर बहुत सारे लोगों में ये एहसास और जज्बा आ जाए कि हमने मेहनत करनी है, हमने अपने काम खुद करने हैं, तो वो ग्रोह, वो कौम, वो एक ताकत पाती है, वो ग्रोह तरक्की कर जाता है और इससे उस कौम को मजबूती मिलती है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या उस ग्रोह में से वो जोश अपनी आप मदद करने का कम हो जाता है और जरूरत अपनी आप मदद करने की उसके दिल से मिट जाती है। अगर एक शख्स मेहनत खुद नहीं करता बल्कि उसके लिए कोई दूसरा मेहनत करता है तो फिर उसमें अपनी मदद आप करने का जज्बा या एहसास कम हो जाता है और इसके साथ गैरत, जो एक निहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है, और इसके साथ इज्जत, जो असली चमक दमक इंसान की है, अज खुद जाती रहती है। तो जब हम अपने काम खुद करते हैं तो हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, हमें एतमाद आता है, लेकिन जब हमारे काम दूसरे कर देते हैं तो हम एतमाद खो देते हैं और हमारी इज्जत नफ्स और खुददारी पर भी चोट लगती है और हमारी इज्जत में भी फर्क आता है। और जबकि एक कौम की कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेइज्जत हो जाती है। इसी तरह एक पूरी कौम अगर दूसरी कौमों पर इन्हिसार करने लग जाए तो फिर नतीजा ये होता है कि वो कौम दूसरी कौमों की आंख में, नजरों में जलील हो जाती है और उसकी कोई अहमियत और वक़्त नहीं रहती। तो इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है, जैसे मौलाना हाली ने भी कहा, मौलाना जफर अली खान ने भी कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो सर सैयद अहमद खान ने एक मकूले से सबक शुरू किया। इस तरह कुरान मजीद में भी फरमाया गया, अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये एक मकूला है, कहावत है, और जिसने इसको अपनाया वो तरक्की कर गया और जिसने इसको नहीं अपनाया वो शर्मिंदा हुआ और वो दुनिया की नजरों में जलील हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। ये क्या है? मकूला है, कहावत है, कौल है। इस तरह आपको एक एमसीक्यूज आ सकता है। अपनी मदद आप करने का जोश किस चीज की बुनियाद है? सच्ची तरक्की की बुनियाद है। गैरत क्या है? गैरत निहायत कुव्वत है जो इंसान में है। इज्जत क्या है? इज्जत असली चमक दमक इंसान की है। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज भी बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि नेचर का कायदा क्या है। तो नेचर का कायदा ये है कि जैसा कौम का चाल चलन मजमूई तौर पर होता है उसी के मुताबिक कानून बनते हैं और उसी के मुताबिक हुकूमत होती है। पानी अपनी पंसाल में खुद आ जाता है। जैसे पानी एक जगह खुद ही जखीरा हो जाता है, इसी तरह ही अगर उम्दा रियाया है, ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उस पर उम्दा हुकूमत होती है।
अगर जाहिल लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, तो उन पर वैसी ही अक्खड़ या बदतमीज हुकूमत होती है। उसके बाद यह बताया गया कि कौम जो है वो शख्सी हालतों का मजमुआ होती है। और कौम बनती कैसे है? कौम बनती है मर्द, औरत और बच्चों की तरक्की से। अगर मर्द, औरत और बच्चे मेहनत करेंगे तो वो कौम तरक्की कर जाती है। अब हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। ये एक नेचर का कायदा है, ये एक फितरत का कानून है। जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसी के मुवाफिक, उसी के मुताबिक कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि फितरत यानी नेचर ये अपने असूल नहीं बदलती। मिसाल के तौर पर सूरज रोशनी फैलाता है, बादल बारिश बरसाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूरज बारिश बरसाए और बादल रोशनी फैलाने का काम करे। यह जब से कायनात बनी है नेचर का यही कायदा, यही तरीका चला रहा है। तो जिस तरह फितरत के निजाम में तब्दीली नहीं, इसी तरह ये भी एक हकीकत है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यानी कौम के अफराद का अगर मजमुआ देखा जाए कि उनका मजमुई तौर पर मिजाज कैसा है, अगर वो नेक हैं, अगर वो ईमानदार हैं, तो फिर उसी के मुवाफिक यानी उसी के मुताबिक कानून बनता है, उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, उसी की तरह की अच्छी हुकूमत होती है। और अगर कौम का मजमुई मिजाज चोरी करने का है, बदतमीजी करने का है, बददयानती करने का है, तो फिर हुक्मरान भी उसके मुताबिक होते हैं और कानून भी उसी के मुताबिक होते हैं। जैसा कि ये कहा जाता है कि चोरों का सरदार चोर होता है, नेक लोगों की जमात का सरदार कोई नेक फर्द होगा और चोरों का सरदार कोई चोर ही होगा। तो अगर हम हुकूमत को बुरा कहते हैं तो पहले हमें अपने आप को देख लेना चाहिए कि हम बहैसियत कौम मजमुई तौर पर कैसे हैं। जिस तरह पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, पंसाल का मतलब जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वो है सबील, पानी की गहराई मालूम करने का आला। यहाँ इससे मुराद ये ली जा सकती है पंसाल कि अगर सतह ढलवानी हो तो पानी एक जगह पे एक घड़े में जमा हो जाता है, तो हम पंसाल को पानी जखीरा होने की जगह भी कह सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पानी बहता बहता एक खास जगह पर जखीरा हो जाता है और ये काम खुद ब खुद हो जाता है। इसी तरह ही इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात के तहत कुछ लोग असेंबलियों में आकर बैठ जाते हैं। अब अगर जो असेंबली में आके लोग बैठते हैं उनका मजमुई मिजाज और वो लोग जो असेंबलियों से बाहर हैं उनका मजमुई मिजाज हम देखेंगे कि वो बिल्कुल मिलता जुलता है। इसी तरह जिस तरह पानी खुद ब खुद पंसाल में आ जाता है, इसी तरह जिस तरह लोग इंतखाबात होते हैं और असेंबलियों में आ जाते हैं, तो वो वही लोग आते हैं जैसा उस शहर के लोगों का या जैसा उस कौम के लोगों का मिजाज होता है। तो उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत होती है और जाहिलो खराब ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है, वैसी ही अक्खड़ यानी बदतमीज हुकूमत करनी पड़ती है। तो सर सैयद की तहरीर की खूबसूरती है कि सर सैयद बात को समझाने के लिए इस्तदलाल करते हैं, सर सैयद दलील से बात समझाते हैं। यहाँ सर सैयद ने यही कहा कि पानी बहता बहाता अपनी पंसाल में खुद ब खुद आ जाता है
اور ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ اسمبلیوں میں لوگ جو ہیں وہ کہیں آسمان سے آئیں گے اور اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں گے، نہیں، یہ اسی قوم کے لوگ ہیں، یہ اسی شہر کے لوگ ہیں۔ تو جیسا اس شہر کے لوگوں کا مزاج ہے، جیسا اس قوم کے لوگوں کا مزاج ہے، ویسے ہی لوگ اسمبلیوں میں آ کر بیٹھیں گے اور ویسے ہی حکمران ہمارے اوپر حکومت کریں گے۔ اگر لوگ نیک ہوں گے تو ہمارے لیے نیک حکمران ہیں، اور اگر لوگ بددیانت ہوں گے تو پھر ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے سر سید بتاتے ہیں، تمام تجربوں سے ثابت ہوا کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت عزت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، کردار، اخلاق و عادت، تہذیب و شائستگی، سلیقہ پر منحصر ہے، دارومدار ہے، انحصار ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، قوم شخصی حالتوں سے بنتی ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت مرد، عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ یہ پیراگراف جو ابھی ہم جس کی ریڈنگ ہم نے کی، یہ پیراگراف بھی بورڈ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی سر سید نے اوپر والے پیراگراف کی باتوں کو ہی دہرایا ہے۔ تو سر سید یہ بتاتے ہیں کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا، یعنی کئی بار تجربے کیے گئے، کئی بار آزمایا گیا، اور ہر بار یہی پتا لگا کہ کسی ملک کی خوبی کیسے پتا چلے گا کہ ایک ملک خوبی والا ہے، تو وہاں کے حکومت سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت کا اندازہ وہاں کی گورنمنٹ یا حکومت کے عمدہ ہونے سے نہیں، بلکہ اس ملک کی رعایا یعنی اس کے چال چلن یعنی کردار، اس کے اخلاقی رویوں، ان کی عادات، ان کے مزاج سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی وہی بات کہ چوروں کا سردار چور ہوتا ہے، اگر لوگ ہی چور ہیں تو ظاہر ہے حکمران بھی پھر ویسے ہی ڈاکو اور لٹیرے آئیں گے۔ جیسے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جیسی رعایا ویسی پرجا، یعنی ویسی حکومت۔ آگے چل کے سر سید بتاتے ہیں کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، یعنی افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہوتی ہے، اور ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، یعنی ہر شخص جو ہے اس نے محنت کرنی ہے۔ ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنے۔ قوم میں شامل ہوتے ہیں مرد، خواتین اور بچے، انہی سے مل کر قوم بنتی ہے۔ تو جو مرد ہیں وہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں، مختلف روزگار اختیار کرتے ہیں، تو یہ مرد مجموعی طور پر اگر محنت کریں گے، ایمانداری سے کام لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ملک ترقی کر جائے گا۔ اسی طرح خواتین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین آبادی کا نصف ہیں، اور خواتین کے مختلف روپ ہیں۔ سب سے بہترین روپ ماں کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ قوم میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں یہ مستقبل کے معمار ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر گئے تو مستقبل میں یہی بچے قوم کی تعمیر کریں گے، لیکن اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح نہ کر سکے تو پھر یہی لوگ قوم کی ترقی کو بگاڑ دیں گے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تو یہاں بھی سر سید وہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو پھر بجائے یہ کہ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہیں،
असल में हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हमने अपने किरदार को अच्छा करना है, हमने अपने अखलाक को अच्छा करना है, हमने अपनी मदद आपके असूल को अपनाना है। अगर हम अपनी मदद आपके असूल को अपनाएंगे तो फिर हम खुद भी तरक्की करेंगे और इसके साथ साथ हमें हुक्मरान भी अच्छे मुयस्सर आएंगे। तो सर सैयद ने इन दोनों पैराग्राफ में ये बात हमें समझाने की कोशिश की है। जी आगे बढ़ते हैं। जी अगले दो पैराग्राफ में सर सैयद बताते हैं कि कौमी तरक्की कब होती है। कौमी तरक्की तब होती है जब कौम के अफराद मजमूई तौर पर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम लेते हैं, और कौमी तनज़्ज़ुल यानी कौम पस्ती की तरफ कब जाती है जब कौम के अफराद मजमूई तौर पर मेहनत छोड़ देते हैं, बेईमानी करते हैं, खुद गर्जी को इख्तियार करते हैं। अगर किसी शख्स में बदतमीजी पाई जाती है तो इसकी वजह यह है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा बल्कि अपनी जिंदगी में आवारगी ले आया है। अगर हम ये चाहते हैं कि बुराइयां खत्म हो जाएं, बुराइयां तबाह हो जाएं, लेकिन बैरूनी कोशिश से ये हमारी सोच हो तो वो बुराई खत्म नहीं होगी, वो किसी और शक्ल में उससे भी ज्यादा ताकत से हमारे सामने आ जाएगी। आगे सर सैयद ये बताते हैं कि क्या हमारी जो औलाद है उसका चाल चलन दुरुस्त है, क्या हमारी जो औलाद है उसकी तालीम और तरबियत दुरुस्त है, क्या वो शुगल अशगाल जो हमारी औलाद अपना रही है क्या वो दुरुस्त है, और अगर क्या उनका चाल चलन उनका किरदार ऐसा ही रहा, उनकी आदत ऐसी ही रही, तो क्या हम लोग तरक्की कर जाएंगे? हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जी इस की टेक्स्ट रीडिंग करते हैं। जी कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। कौमें तब तरक्की करती हैं जब मजमुई तौर पर कौम के अफराद मेहनत करते हैं। कौमें तब तरक्की करती हैं जब मजमुई तौर पर कौम के अफराद अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं। कौमें तब तरक्की करती हैं जब मजमुई तौर पर कौम के अफराद ईमानदारी की हिकमत अमली को अपनाते हैं। कौमें तब तरक्की करती हैं जब कौम के अफराद में हमदर्दी का जज्बा होता है। इसके बरक्स कौमी तनज़्ज़ुल पस्ती जवाल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी का। यानी कौमें कब पस्ती के गड्ढे में गिरती हैं जब कौम के मजमुई अफराद सुस्ती और काहली को अपना लेते हैं, जब वो अपनी इज्जत का पास नहीं करते, जब वो बेईमानी करते हैं, शख्सी खुदगर्जी, जब वो अपने फायदे का सोचते हैं चाहे इससे दूसरों का नुकसान हो, और शख्सी बुराइयों का। अगर कौम के अफराद मजमुई तौर पर बुराइयों में मुलविस हो जाएं, बुराइयां करने लग जाएं, तो फिर वो कौम जो है वो पस्ती की तरफ और जलील और रुसवाई के रास्ते पर वो कौम चल पड़ती है, और वो कौम जवाल का शिकार हो जाती है जब कौम के अफराद सुस्ती काहली को अपनाते हैं, बेईमानी को अपनाते हैं और अपने फायदे का सोचते हैं चाहे उसमें दूसरों का नुकसान हो। ना तहजीबी और बदचलनी यानी बदतमीजी और बद किरदारी जो अखलाकी और तमद्दनी या बाहमी माशरत की बदियों में शुमार होती है। माशरत, रहन सहन, तमद्दन, तहजीब, यानी अगर कोई शख्स बदतमीज है, अगर कोई शख्स बद तहजीब है, अगर कोई शख्स बद किरदार है, तो दरअसल ये एक माशरे की बदियों में से बात शामिल है, माशरे की बुराइयों वाली बात है कि कोई शख्स बदतमीज है, माशरे में बदतमीजी है, माशरे में बद किरदारी है, माशरे में बद अखलाकी है। तो ये कहाँ से आई?
در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی شخص بدتمیز ہوا، اگر کوئی شخص بد کردار ہوا، تو اس کو کسی نے اس کو یہ بدتمیز نہیں کیا، بلکہ یہ وہ اس لیے ہوا کہ وہ راستے سے بھٹک گیا اور اس نے خود ہی اپنی ذات میں اس بدتمیزی کو شامل کر لیا، بد اخلاقی کو شامل کر لیا۔ کوئی کسی کو نہیں بگاڑتا، اصل میں انسان خود ہی اپنی ذات کے اندر بگاڑ لے کر آتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، یعنی جڑ سے اکھاڑنا یعنی ختم کر دینا، نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاویں گی۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات میں کچھ برائیاں ہیں، ہماری ذات میں کچھ خامیاں ہیں اور وہ بیرونی کوشش سے ختم ہو، تو وہ بیرونی کوشش سے ہم وقتی طور پر تو شاید کوئی تسکین حاصل کر لیں، لیکن کچھ دیر بعد ہمیں پتا چلے گا کہ وہ برائیاں اور زیادہ طاقت سے آ گئیں اور ہم اور زیادہ ذلیل ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جھوٹی ڈگریاں یا جھوٹے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے ملازمت حاصل کر لے، لیکن جب وہ اس کام کو کرے گا تو چونکہ کام اس کو آتا نہیں ہے، وہ اور زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو اس کی جھوٹی ڈگریاں، اس کے جھوٹے سرٹیفکیٹ اس کی عزت میں اضافہ نہیں کرائیں گے، بلکہ اس کو اور زیادہ شرمندہ کرائیں گے۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے، ہاں اگر وہ شخص اس نے سرٹیفکیٹ تو کسی طرح حاصل کر لیا، لیکن اب اس کو احساس ہوا، جب وہ شرمندہ ہوا تو اس نے محنت کی اور اس نے اس چیز کو سیکھ لیا، تو اب وہ اس کام میں عزت پا سکتا ہے۔ یعنی محنت پھر بھی کرنی پڑے گی، اگر اس وقت نہیں کی تو آپ کو بعد میں کرنی پڑے گی، تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم محنت کو اسی وقت کر لیں۔ اسی طرح اگر ایک ملک ہے اور وہ ملک دوسرے ملک سے قرضہ لیتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو اس نے قرض لیا، وہ جو اس نے مدد لی، اب وہ ملک اس کا سود ادا کرے گا اور اس کو اصل رقم کے عوض کئی گنا زیادہ رقم کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس ملک میں بے روزگاری پھر بھی ختم نہیں ہوگی، اس ملک میں مہنگائی پھر بھی نہیں ختم ہوگی، جب تک کہ وہ ملک کے لوگ خود محنت نہیں کریں گے، خود آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو بیرونی کوششیں جو ہیں وہ انسان کو عزت نہیں دلا سکتی، یہ محنت ہی ہے، یہ اپنی مدد آپ ہی ہے جو انسان کو یا کسی قوم کو عزت دلاتی ہے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ سر سید فرماتے ہیں کہ اگر یہ میں باتیں ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر تم بھی قوم کے ہمدرد بن جاؤ، تم بھی قوم کے خیر خواہ بن جاؤ، اور غور کرو تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو۔ تم سوچو کہ قوم کی زندگی کیسے بہتر ہو، قوم کی چال چلن، قوم کا کردار کیسے عمدہ ہو، کیسے بہترین ہو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، تاکہ تمہارا شمار بھی اقوام عالم کی عزتدار قوموں میں ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، کیا جس انداز سے تمہاری اولاد تعلیم حاصل کر رہی ہے، کیا جس طرح سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، بات چیت کا، کیا جیسا ان کا گفتگو کا انداز ہے، گفتگو کا طریقہ ہے، وضع و لباس جو ان کی زندگی کے انداز ہیں، جو ان کا لباس کا انداز ہے، سیر سپاٹے کا جیسے وہ سیر اور تفریح کر رہے ہیں، شغل اشغال جن سرگرمیوں میں وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اگر ان کا ایسے ہی انداز سے ان کی تعلیم رہی، اگر ان کی ایسی ہی تربیت رہی، اگر ان کی بات چیت کا سلیقہ بھی ایسے ہی رہا، اگر زندگی گزارنے کا انداز بھی ایسے ہی رہا، اگر ان کے لباس کا انداز بھی ایسے ہی رہا، اگر وہ ایسے ہی شغل اشغال میں اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے گئے، تو کیا اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادت، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے ان کا کردار اچھا ہو سکتا ہے؟
کیا ایسے ان کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے ان کی عادات بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسے ان کی نیکی کا ان میں جذبہ بڑھ سکتا ہے؟ کیا ایسے ان میں سچائی کا جذبہ بڑھ سکتا ہے؟ حاشا کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب وہ اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، جب وہ اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں گے، جب وہ محنت کریں گے، جب وہ اپنی مدد آپ کے جذبے کو اپنائیں گے، تو اسی سے ہی وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور اسی سے ہی قوموں کا شمار عزت والی قوموں میں ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یہ پڑھا کہ اپنی مدد آپ کا اصول نہ صرف کسی شخص کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس شخص کی قوم اور اس شخص کی ملت اور اس شخص کے ملک کے لیے بھی اپنی مدد آپ کا اصول بہت زیادہ ضروری ہے۔